नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओपीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो आज हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करना है क्योंकि आज जो काम होने वाला है वो शादियों का होने वाला है और शादियों से पहले मैच मेकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानते हैं। पहले बात कर चुके हैं, लेकिन आज उसका एक नया पहलू, मैच मेकिंग का नया पहलू, कुछ नई बातें आपके सामने शेयर की जाएंगी जो किसी और मंच पे नहीं हुई। और दूसरी बात यह है कि गुड लक रिपोर्ट पे बात होगी। तीसरी बात यह है कि टिप ऑफ द डे होगी। और चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर मिलने आना चाहते हैं तो ये जो नंबर है ये आप ही के लिए हैं। सो कभी भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या मिलने भी आना चाहते हैं तो यही नंबर है। तो फिर शादियां टूटे नहीं, शादियां बनी रहें, डिवोर्स नहीं हो, उसके बाद भी जो सुख सुविधाएं हैं वो बनी रहें, प्यार बना रहे, वार्मथ बनी रहे। इस सब के लिए क्या करें? अच्छे से मैच मेकिंग करें। कुछ ऐसी चीज़ें जो हम भूल जाते हैं उनको याद रखना ज़रूरी है और याद दिलाएंगे सुनील जी। पहले स्वागत कर लेते हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार। सुनील जी, मैच मेकिंग के बारे में ऐसा नहीं कि हमने पहले डिस्कस नहीं किया, ऐसा नहीं कि और एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में डिस्कस नहीं करते, हर कोई डिस्कस करता है। लेकिन आज ऐसा क्या खास है जो हम करने वाले हैं? क्योंकि मुद्दे वही रहते हैं, इश्यूज वही रहते हैं, लेकिन आज की डेट में जब हम ये देख रहे हैं कि शादियां लगातार टूट रही हैं और ऐसे टूट रही हैं, पहले तो पेरेंट्स हैरान हो जाते थे कि ऐसा क्यों, कोई भी पेरेंट नहीं चाहता, माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चों की शादी टूटे। लेकिन आज की डेट में वो भी हैरान नहीं होते क्योंकि उनको भी लगता है कि चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, शादियाँ टूटना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में इनको बचाने के लिए क्या किया जाए? बचाने के लिए पुनीत जी, मैच मेकिंग शुड बी वेरी 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 क्लोजली वॉच्ड और बड़ा विजिलेंट रहना चाहिए जब आप मैच मेकिंग करवाते हैं। दरअसल विडंबना ये है कि हमारे यहाँ जो मैच मेकिंग होती है, हमारे भारत में कह लीजिए या कहीं भी कह लीजिए, ये इसका मैच मेकिंग का तरीका बड़ा गलत है। बहुत हाफ से भी हाफ वे यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से एंटायर लाइफ जो है वो ख़राब हो जाती है। क्योंकि ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है शादी करना। आजकल लोगों में ऐसा हो गया कि कोई बात नहीं, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों को सेपरेट करवा दो, मतलब वो टेंडेंसी नहीं रही। लेकिन वो नौबत आई ही क्यों? अगर ढंग से मैच मेकिंग हुई हो तो वो नौबत आई ही क्यों? समस्या ये है कि मैच मेकिंग ढंग से नहीं होती। मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो दरअसल क्या है कि मैच मेकिंग सिर्फ 3 पैटर्न पे होती है। 3 चीज़ें चेक करके मैच मेकिंग कर दी जाती है। पहले राशियाँ देख लेते हैं, मांगलिक नॉन मांगलिक देख लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दशाएँ चेक कर लेते हैं और इसके बाद देखते हैं, कहते हैं राशियाँ मित्र हैं, कर दीजिए, ये राशियाँ सम है, कर दीजिए, मांगलिक नॉन मांगलिक देख लीजिए, शादी जो है वो संपन्न हो जाएगी। और जो गुण है वो 18 से प्लस मिलने चाहिए। अब गुणों की कहानी सुन लीजिए, मैं गुण से शुरू कर देता हूँ। 18 मिनिमम गुण मिलने, उसमें से कौन सा गुण मैच कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, क्योंकि 18 गुण ये पॉइंट वाइज होता है। आपने अगर आप चेक करेंगे, आजकल तो सॉफ्टवेयर हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, मैच मेकिंग करके कंप्यूटर बता देता है। ठीक है, करना चाहिए, थोड़ी अवेयरनेस होनी भी चाहिए, बट सही जो कैलकुलेशन है वो एक एस्ट्रोलॉजर ही कर पाएगा, वो आपका कंप्यूटर नहीं कर पाएगा या आपसे नहीं हो पाएगा। आपने गुण तो मिला लिए, लेकिन नेचर कहाँ से मिलाएंगे? मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ। पहले गुण की बात करता हूँ। गुण जो 18 जिसको कहा जाता है कि मिनिमम मिलने चाहिए। आप शुरू करें, गुण की बात करूं तो जैसे एक कुंडली मेरे सामने खुली हुई है, तो इनकी मैच मेकिंग हुई है लेकिन डिस्प्यूट हो गया। अब इसमें गुण तो इन्होंने मिला दिए 27। ये 2 डिटेल्स हैं मेरे सामने, 27 गुण मिले हुए हैं, लेकिन इनका सेपरेशन का केस अभी चल रहा है, दोनों सेपरेट होना चाह रहे हैं। तो 27 गुण अगर मिला दिए जाते हैं, उसके बाद भी सेपरेशन का नौबत क्यों आया? वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह, मैत्री से लेके एंड में नाड़ी तक हम चेक करते हैं, सभी चेक करते हैं, पंडित भी चेक करते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी चेक करते हैं कि गुण इतने में। ये इनिशियल स्टेज है, बहुत इनिशियल स्टेज है। ये अगर मैच कर जाए तो आपको नेक्स्ट स्टेप बढ़ना चाहिए कि जो दोनों चार्ट्स हैं उसको मैच करना चाहिए। सबसे पहले गुणों की बात, जो 8 पॉइंट्स हैं, 1 नंबर से शुरू होता है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये टोटल जब हम 1 से लेके 8 तक का टोटल करते हैं तो 36 बनता है। 36 में से मिनिमम 18 गुण मिल जाएं तो कहते हैं कि शादी फ्रूटफुल है, कर लीजिए। यहाँ तो तक तो हो गया, लेकिन जब बात नेचर की, एक लड़का या एक लड़की की कुंडली मैच हो रही है, तो जब उसकी नेचर चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे? ये जो कैलकुलेशन है ये तो चंद्रमा से हो गई, चंद्र के बिहाफ पे ये कैलकुलेशन की जाती है, ये तो हो गई। अब नेचर कहाँ से पकड़ेंगे आप? ये लड़का डोमिनेटिंग है, ये लड़का कंजूस है, ये लड़का खुश रखेगा, ये लड़का डोमिनेट ज़्यादा करेगा, ये लड़का आपकी सुनेगा नहीं सुनेगा, इसके अंदर वो जो एक हस्बैंड वाले गुण होने चाहिए वो हैं, इनका फिजिकल लाइफ कैसी रहेगी, इनकी प्राइवेट लाइफ कैसी रहेगी, इनका सारा कुछ
जो है वो आपके नेटल चार्ट के अंदर होता है, वो राशियाँ नहीं बताती। राशियाँ सिर्फ एक मैच मेकिंग करने का एक पहला स्टेप है, जो सारी दुनिया मैक्सिमम लोग ये करते हैं, उसके बाद डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, पंगे हो जाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे पास जब कुंडलियाँ आती हैं तो मेरी मैच मेकिंग में ज़्यादातर रिजेक्शन हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ें इग्नोर नहीं की जाती जो मेरे को दिख रही होती हैं। मैं साफ बोलता हूँ कि इसको छोड़ दीजिए। केवल लोग कहते हैं बहुत बढ़िया रिश्ता सी, बहुत बढ़िया रिश्ता सर, छोड़ कैसे दें, कैसे करें, कोई उपाय करा दो। पर इनिशियली समझना पड़ेगा। अब एक जलंधर से केस आता है मेरे पास, कुछ दिन पुरानी बात है अपनी जी, हफ्ता हुआ इस बात को। एक केस आता है और वो पेरेंट्स आते हैं लड़की के, लड़की साथ आ रही है और मैं उनकी कुंडली मैच कर रहा हूँ। शादी उनकी नवंबर में रखी हुई है इसी साल, और मैच मेकिंग बाद में करवा रहे हैं, जो कि गलत है। मैच मेकिंग तो पहले होनी चाहिए, लेकिन वो मैच मेकिंग करवा रहे हैं कि सर कुछ कमी पेशी है तो हमें बता दो। अब कमी पेशी तो इनिशियल स्टेज पे अगर कमी पेशी, केवल ऐसी कमी पेशी होती है कि शादी छोड़ने तक पड़ जाती है कि नहीं यहाँ पे सुटेबल रहेगा ही नहीं। जब कुंडली खुली, कुंडली खोल के मैंने 2-3 चीज़ें एनालिसिस की लड़के की कुंडली में से, कि ये लड़का डोमिनेटिंग नेचर का है, ये लड़का आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, ये लड़का, इसके लड़के की नेचर जो है ऐसी है कि ये हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड दिखाएगा कि मैं बहुत बड़ा पता नहीं क्या 30 मार खाऊं, लेकिन आपको डोमिनेट करेगा, नीचा दिखाएगा। तो लड़की के फादर कहते हैं कि सर ऐसा तो कुछ नहीं है, हमें नहीं लगता ऐसी कोई बात है, लड़का तो बहुत हम्बल है, बहुत मतलब जब भी मिलता है बहुत अच्छे से प्यार से मिलता है, बड़े रिस्पेक्ट से मिलता है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो मैंने उनको ये चीज़ बोली, यहाँ तो ये डेट ऑफ बर्थ गलत है, या फिर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है, या फिर मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। ये तीनों में से एक चीज़ हो सकती है, चौथी चीज़ कोई नहीं है। अब लड़की क्या बोलती है? लड़की कहती है सर आप ठीक कह रहे हो, और फादर लड़की को देख रहे हैं कि ये बात तूने हमें पहले क्यों नहीं बताई, तो अब क्यों बोल रही है, जब सब कुछ हो गया, बैंक्वेट बुक हो चुका हुआ है, सब कुछ बुक है, लोगों को, रिश्तेदारों को पता लग गया है, तो अब क्यों बोल रही है? कहते मैं समाज के डर से मैंने बताया नहीं कि समाज क्या बोलेगा, बड़ी मुश्किल से रिश्ता जुड़ा है, काफ़ी टेबे मिलाए थे, हमें नहीं मिल रहे थे, बड़ी मुश्किल से रिश्ता मिला है। तो वो बता रही है फादर को, तब वो खुल के बोलती है कि मेरे साथ उसने जो सर ने बोला वो हुआ है, वो डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, मेरे को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, कहीं शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, तो वहाँ पे वो ब्रांड को हाथ डाल रहा है और मुझे कह रहा है कि आप जो तू ब्रांड कह रही है वो ब्रांड थोड़ा नीचे है, इससे ऊपर वाला ब्रांड हम लेंगे। मतलब हर बात पे डोमिनेट कर रहा है। नेचर कहाँ से पकड़ेंगे? नेचर जब तक नहीं पकड़ेंगे तब तक मैच मेकिंग अधूरा है। मैच मेकिंग करने के लिए लड़के का नेचर, बैंक बैलेंस, उसका सेटलमेंट लाइफ का सब कुछ कहाँ से देखेंगे? गुणों से नहीं देखा जाएगा, सेटल्ड है या नहीं है, ये लड़का अपनी वाइफ को रख पाएगा, अच्छे से रख पाएगा, इसकी नीड्स फुलफिल कर पाएगा, या दोनों की कुंडलियां ही खराब हैं, दोनों ही डाउन चल रहे हैं। देखिए गाड़ी के 4 टायर होते हैं, दोनों चारों टायर चलें तो दोनों तरफ बैलेंस बना रहता है। अब एक की कुंडली बहुत अच्छी हो, एक की कुंडली खराब हो, चल जाएगी, क्योंकि ये इसको बचा लेगा। और अगर दोनों की कुंडली खराब हो तो दोनों ही डाउन हो जाएंगे। शादी के बाद दोनों का ही जो है करियर चौपट हो सकता है, उनकी लाइफ में हर्डल्स ज़्यादा बढ़ सकती हैं, लेकिन एक का स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। अब लड़के की कुंडली में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, लड़की की कुंडली में भी हो सकती है कि लड़की का जो नेचर है वो कैसा है। मैक्सिमम घर टूटने की वजह क्या हो गई है? नेचर। ये पुनीत जी आप भी जानते होंगे और मानते भी होंगे इस चीज को। मैक्सिमम कारण जो है वो हमारी लोगों की नेचर है, नेचर मिसमैच कर रही है। आजकल स्टाइल हो गया, फैशन हो गया, सर हमारी नेचर मैच नहीं कर रही तो हमने सेपरेट होने का जो है डिसीजन ले लिया। ठीक है, अच्छी बात है, इतना टॉर्चर खुद को भी नहीं करना चाहिए, अगले को भी नहीं करना चाहिए। अगर डिसीजन ले लिया तो ठीक है, बट ये नौबत क्यों आई? मैच मेकिंग तो बहुत अच्छे से की हुई थी, हमने तो 36 में से 28 गुण मिलाए थे, 36 में से 29 गुण मिलाए थे, लेकिन मैच मेकिंग अधूरी हो रही है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी जो दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये 3 ही मेन आधार हैं जिसके ऊपर पूरी की पूरी एंटायर लाइफ लिख दी जाती है, जो कि ये बहुत पूरी एंटायर पिक्चर का 10% हिस्सा है। गुणों की बात हो गई। अब मांगलिक नॉन मांगलिक पे आ जाइए। मांगलिक नॉन मांगलिक का बहुत बड़ा इशू है कि शादी हो करें ना करें, करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए मैं हमेशा चीज बोलता हूं, लव मैरिज का केस हो बिल्कुल कुंडलियां ना मिलाइए, ओपनली बोलता हूं कि लव मैरिज के केस में कुंडलियां ना मिलाइए, क्योंकि ना लड़का मानने वाला ना लड़की मानने वाली है। तो आपने, अगर आपको पता है कि ये मानने वाले हैं नहीं है, कुंडली आपने मिला दी, अब दूध में मक्खी पड़ी हो तो हर इंसान को चुभेगी। इसलिए कहता हूं कि लव मैरिज के केस में ईश्वर के हाथ पे डोर जो दे देनी चाहिए, नहीं मिलानी चाहिए। मैं मना कर देता हूं कई बार कि लव मैरिज है, पूछता हूं लव मैरिज है, छोड़ दीजिए, मत मिलाइए, क्योंकि वो नहीं हटने वाले, नहीं मानने वाले, वो टाइम से ही समझ आएगा कि सही होती है या खराब होती है, वो टाइम से समझ आएगा। अभी आप कराएंगे तो इस वक्त ऐसा होता है कि इंसान के दिमाग में फितूर होता है, इश्क का फितूर होता है, प्यार का फितूर होता है, नहीं समझ आता कुछ में, तो वो बच्चे दोनों इकट्ठा रहना चाह रहे होते हैं। तो उस केस में पेरेंट्स को नहीं मिलानी चाहिए कुंडली। इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में, अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने
छोटी सी चीज़ है, अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया लव मैरिज का केस है, आप कुंडली मिलाने पहुंच गए, किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि हाँ जी ये लड़की आपके घर में सूट करने वाली नहीं है, हालांकि ये सबसे ज़्यादा दकियानूसी बात है कि कोई किसी को सूट करेगा या नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा ना ही सोच रखनी चाहिए। अब किसी ने वहम डाल दिया, अब वहम का तो इलाज कोई नहीं है दुनिया में, हर चीज़ का, हर मर्ज की दवा है, हर मर्ज की दवा है, वहम का कोई इलाज नहीं है। और ये जो वहम है, जो लड़की चाहे बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी उस घर में आके सर्वाइव करे, फैमिली के अंदर आते ही खुशियां लेके आए, लेकिन जो वहम डाल दिया गया आपके दिमाग में, अगर कुछ 1% भी होता है तो वहम उसी वक्त स्ट्राइक करेगा कि हाँ उन्होंने बोला था तो ये लड़की सूट नहीं कर रही हमें। अब कोई बच्चा किसी घर में, अपने घर में सूट कर रहा है, आपके घर में सूट क्यों नहीं करेगा? मैच मेकिंग सही होनी चाहिए। छोटा सा टेक्निकल पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, अगर थोड़ी एस्ट्रोलॉजी समझते हैं तो आप समझ जाएंगे। दोनों की कुंडलियाँ उठाइए, हालांकि ये एक लंबा प्रोसेस है, ये एक किसी प्रोफेशनल के थ्रू ही होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का एंटायर लाइफ का जो है वो फैसला होता है कि येस और नो। आप दोनों की कुंडलियाँ उठाइए, दोनों के लगन चेक कीजिए कैसे हैं। अगर एंटी लगन हैं, मान लीजिए एक का लगन सपोज कीजिए मेष आ गया, दूसरे का लगन मान लीजिए एंटी राशि का आ गया जो मेष से अगेंस्ट है, मान लेते हैं शनि की राशि आ जाती है, लगन जो है उसका उदय हो रहा है, जो लगन वो 10 नंबर से हो रहा है या 11 नंबर से हो रहा है। एक का लगन मेष आ रहा है या स्कॉर्पियो आ रहा है मंगल का, और मंगल शनि का आपस में थोड़ा सा 36 का आंकड़ा है। अब इस केस में अगर शादियां कर दी जाती हैं तो 36 का आंकड़ा रहेगा ही रहेगा, नेचर आपस में मिसमैच करेगी। सो दोनों की कुंडली उठाइए, लड़के की कुंडली में शुक्र की पोजीशन देखिए क्या है, और लड़की की कुंडली में गुरु की पोजीशन देखिए क्या है। ये भी एक स्टेप है, पूरी इंटायर कुंडली का ये एक स्टेप और है जो गुणों से नेक्स्ट है। दोनों के गुरु और शुक्र उठा के पोजीशन चेक कीजिए। लड़की की कुंडली में से जुपिटर उठा के लड़के की कुंडली में रखिए। किस नंबर पे? जिस नंबर पे उसका गुरु लिखा हुआ है उस नंबर पे रखिए, फिर उसकी प्रेडिक्शन देखिए क्या निकलती है। गुरु कहाँ आ रहा है उसकी कुंडली में? सपोज कीजिए मान लीजिए लड़की की कुंडली में गुरु लिखा हुआ है 9 नंबर में, वो एज इट इज गुरु उठाइए और लड़के के 9 नंबर में रख दीजिए जहां भी उसका 9 नंबर आ रहा है। अब वहां से प्रेडिक्शन लीजिए कि क्या प्रेडिक्शन आएगी। ऐसे ही रिवर्स कीजिए वीनस के केस में, वीनस उठा के उधर प्लेस कीजिए। थोड़ा सा आपको ये टेक्निकल हो रहा है, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे आपको समझ आ जाएगा। आपने प्लेसमेंट चेंज करनी है दोनों की कुंडली, एक कुंडली मैच मेकिंग क्या होती है, एक की कुंडली दूसरे के साथ मैच करनी है, तो उसका ग्रह उठा के वहां रखिए जहां पर उसका नंबर लिखा हुआ था, फिर प्रेडिक्शन कीजिए, फिर समझिए कि क्या मैच कर रही हैं। वो एक टेक्निकल, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक एस्ट्रोलॉजर का पार्ट है, थोड़ा सा गहराई वाला पार्ट है, तो वो चेक किया जाता है। वो चेक करने के बाद ये एक स्टेप हो गया, उसके बाद और स्टेप हैं, छोटे छोटे 3-4 स्टेप और हैं। वो चेक करने के बाद येस नो पे हम पहुंचते हैं कि होगा या नहीं होगा, होगा तो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा या बिल्कुल ही नहीं होगा। ये जो मौत वाला कॉन्सेप्ट है कि हाँ ये इनकी शादी कर दी जाएगी, मौत हो जाएगी, वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी के आने से या जाने से नहीं मरता, सब विधि का विधान है। पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मस आपने किए हुए हैं, उसी का जो निचोड़ है आपकी कुंडली के अंदर है। जिसने जब जाना है तब उसने जाना है, वो क्योंकि ईश्वर ने लिखा हुआ है, आपकी कुंडली में लिखी होती है हर चीज़। तो वो निकाल दीजिए दिमाग, क्योंकि ये चीज़ भी क्वेश्चन बड़ी बार उठ के आता है, सर मौत तो नहीं हो जाएगी, तो वो दिमाग से निकाल दीजिए। वो चीज़ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई वहम करने की जरूरत नहीं है। मैच मेकिंग बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। अब मांगलिक की बात की जाए तो बहुत बड़े वहम, मंगल की काट शनि से की जा रही है, मंगल की काट राहु से की जा रही है, मंगल की काट मंगल से कीजिए। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। मंगल की काट मंगल से ही होगी। मंगल लगन में हो, मंगल चौथे घर में हो, मंगल 7वें घर में हो, भाव में हो, मंगल 8th हाउस में हो, 8वें भाव में हो, मंगल आपके 12वें घर में हो। अगर इन भावों में मंगल हो तो मांगलिक है। साउथ इंडिया में चले जाएंगे तो मंगल 2nd हाउस में भी होगा तो भी मांगलिक कहा जाता है। यानी कि नॉर्थ की कुंडली अगर साउथ में जाके मंगल 2nd हाउस का होगा तो वहाँ पे मांगलिक कहा जाता है। तो वो वहाँ की स्टडी है, वहाँ का सिस्टम है, वहाँ का समझ है उनकी। तो मांगलिक का विवाह मांगलिक से होना चाहिए। एक आपको मैं वो देता हूँ, एक आपको बहुत हेल्प होगी चीज़ की, राहु, क्योंकि राहु और केतु 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो मैरिज लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर देते हैं और मैरिज लाइफ को बहुत अच्छा भी कर देते हैं, दोनों। अब डिस्टर्बेंस क्रिएट किस केस में करेंगे और अच्छा किस केस में करेंगे? राहु अगर लड़के की कुंडली में लगन में है, ये सूत्र है, इसको समझ लीजिएगा, आपको बहुत आसानी होगी कुंडली मैच मेकिंग में। अगर आपके बच्चे में की कुंडली के अंदर किसी बच्चे की कुंडली में राहु अगर 1st हाउस में या 7th हाउस में पड़ा हुआ है, तो आप उसकी मैच मेकिंग किसके साथ कीजिएगा? मांगलिक नॉन मांगलिक तो देखना ही देखना है। राहु दोनों की कुंडली में सेम पोजीशन में होना चाहिए या अपोजिट होना चाहिए। मान लीजिए लड़के की कुंडली में राहु लगन में है, तो लड़की की कुंडली में भी राहु लगन में होना चाहिए या 7th हाउस में होना चाहिए, तो आपस में काट रहेगी। राहु को मंगल से काटने की कोशिश मत कीजिएगा, ना ही राहु को किसी और से काटने की कोशिश कीजिए। काट किसका? डायमंड कट्स डायमंड, सीधा सा फॉर्मूला समझिए आप।
राहु लगन में हो तो लड़के की कुंडली में राहु लगन में होना चाहिए या 7वें भाव में होना चाहिए। तो अगर रिवर्स कीजिए, लड़की का ऐसा केस है तो दोनों की पोजीशन सेम या आमने सामने होनी चाहिए। ये शादी सबसे बेस्ट चलेगी। कई बार लोग देखते ही एस्ट्रोलॉजर या कोई पंडित जी देख रहे हैं कुंडली 7वें घर में अंदर राहु पड़ा दिख रहा है तो वो कहेंगे कि इसकी राहु शांति करा दीजिए, वरना ये एंटायर लाइफ इनका जो है खराब जाने वाली है, झगड़े में जाने वाली है, डिवोर्स हो जाएगा। कहा जाता है ऐसा। राहु की काट राहु से कर दीजिए। सेम घर में राहु पड़ा हो या आमने सामने पड़ा हो तो बिंदास शादी कर सकते हैं, ट्रबल नहीं आएगी, रादर वो मैरिड लाइफ इनकी बहुत अच्छी जाएगी। ये सूत्र एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं उनका है, आज वो दुनिया में नहीं है, तो वो उनका सूत्र है। तो वो जब से मैं रिसर्च करता आ रहा हूँ, चेक करता आ रहा हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट है, टेस्टेड है कि राहु की काट राहु से हो सकती है, केतु की काट केतु के साथ ही होगी। तो सूर्य अगर 7th हाउस में आ जाए तो भी कहा जाता है कि क्योंकि सूर्य की जो एनर्जी है बहुत गर्म है, गर्म प्लैनेट है, तो नेचर में गर्मी है, तो एरोगेंस भी रहती है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा ईगो भी रहता है, क्योंकि राजा के अंदर ईगो नहीं होगा तो कैसे चलेगा, उसका एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक ईगो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। तो सूर्य का 7th हाउस में आए तो उसकी काट सूर्य से कीजिए, सूर्य को सूर्य से काटिए। ये कुछ ऐसे सूत्र हैं जो आप मैच मेकिंग के दौरान देखा कीजिए। ये अगर नहीं देखेंगे, सिर्फ गुणों पे चला देंगे तो शादी कई बार नहीं चलती है। और सुनील जी, एक बात और भी है, बहुत सारे लोगों को ऐसे भी कहते हुए सुना है कि हमने तो कुंडली दिखाई थी जी, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला था, गुण भी मिल गए थे, मैच मेकिंग भी अच्छे से हो गई थी, लेकिन शादी नहीं चल सकी। इसका कारण क्या होता है? पुनीत जी 90% आप कह रहे हैं, कुछ लोग, मैं कहता हूं 90% ऐसे कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ आपको कि 90% लोग ऐसे ही मिला रहे हैं। 3 चीजें देखते हैं, गुण देखते हैं, राशि देखते हैं और दशाएं चेक कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा लगन देख लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा मांगलिक नॉन मांगलिक चेक कर लेते हैं। इसके आगे नहीं जाया जा रहा, जिसकी वजह से मैरिज जो है खराब हो जाती है। मैं साफ बोलता हूँ कि मेरे पास आना है, कुंडली अगर लेके आनी है तो थोड़ा प्रिपेयर होकर आइएगा। और लव मैरिज वाला केस तो आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस केस में मुश्किल हो जाती है। उस केस में आपको अगर मैं कुछ भी कह दिया कि ये मैच नहीं, आपके लिए अंदर वहम बैठ जाएगा। वहम करने वाली कोई बात नहीं, वहम मत किया कीजिए। इंटायर मैं कहता हूँ कुंडली मिलाने की जरूरत ही नहीं है। तो कारण ये है कि मैच मेकिंग वीक हुई है, सही से मैच नहीं किया गया। आप नेचर चेक कर रहे हैं एक इंसान की, आप उनको चेक कर रहे हैं कि इनके घर में जाके कैसा रहने वाला है, कि वो एक एनवायरनमेंट में जाके एडजस्ट लड़की होगी या लड़का ऐसे माहौल में जाके एडजस्ट होगा जो इसको ससुराल मिलने वाला है। अष्टम घर कुंडली का बहुत लोग कम देखते हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं देखते, कम देखते हैं। अब तो बहुत लोगों ने देखना शुरू कर दिया है, कम देखते हैं। 8th हाउस आपका ससुराल, किसी का भी ससुराल, 7th 2nd हाउस ससुराल। और ये आपके चौथे घर को देखिए, सुख स्थान कैसा है। 7th हाउस देखा, 8th हाउस देखा, सुख स्थान देखा, 10th हाउस देखिए। 10th हाउस में भी आपके ससुर या सास का झलक दिख जाएगी आपको। सो सब चीजें देखनी बड़ी जरूरी है। अब एक शादी करने जा रहे हैं कि एक केस आया मेरे पास, कहते जी सर शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। अब शादी क्यों नहीं हो रही? कारण क्या था? 4th लॉर्ड जो कुंडली का चौथा लॉर्ड था वो 6th हाउस में था। अब चौथा लॉर्ड क्या हुआ, मैं प्रेडिक्शन क्या दे रहा हूँ उसको कि भैया आपकी शादी तो हो जाएगी, मगर मदर की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही, कहीं ना कहीं मदर की वजह से ना हो रही। 4th लॉर्ड 6th हाउस में, माँ की तरफ से जो है वो शादी का जो है वो नहीं आ रहा, यस नहीं हो रही। 7th लॉर्ड 8th हाउस में, 7th लॉर्ड अगर नीच का हो गया 8th हाउस में पड़ जाए तो समझ लीजिए ससुराल ठीक ठाक ही मिलने वाले हैं। सो कई बार कहता हूँ कि ऐसा कीजिए कि लड़का अकेला कहीं जॉब करता हो और सारी फैमिली में एडजस्ट बच्चा नहीं हो पाएगा, आप लड़का कहीं जॉब करता हो अकेला, वहाँ देख लीजिए। या फिर जो फैमिली बहुत बड़ी ऐसी देखिए जिसमें बुजुर्ग बैठे हों। जुपिटर 9th लॉर्ड, अगर माफ़ कीजिए 7th लॉर्ड जुपिटर हों और वो कहाँ बैठे हुए हैं, अगर आपके नेक्स्ट हाउस में 8th हाउस में बैठे हुए हैं, तो फैमिली देखिए जिसमें बुजुर्ग बैठे हों, वहाँ जाके सर्वाइवल होगा। बुजुर्ग हमेशा बैलेंस रखेंगे, इस बच्चे का सर्वाइवल बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर 7th लॉर्ड 8th में खराब होकर पड़ा हो तो यहाँ तक कहा जाता है कि भैया आप लड़की ऐसी जगह शादी कीजिए जहाँ लड़का जॉब करता हो, अकेला रहता हो, सर्वाइव नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगी। यहाँ ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी, यहाँ वो उधर से इसको बहुत टेंशन आने वाली है। सो ये कुछ सर्टन कॉम्बिनेशंस हैं जो देखने बड़े ज़रूरी होते हैं। तो जिसकी मैं बात कर रहा था कि 4th लॉर्ड 6th हाउस में मदर की तरफ से, मदर को जो है अच्छा लड़की कोई पसंद नहीं आ रही, लड़के को तो साइड में रखिए, माँ को भी पसंद नहीं आ रही है, बहुत रिश्ते देख लिए, तो उसका एक छोटा सा एक इलाज करवाया, एक उपाय करवाया, तो उसके बाद कुछ उनकी जो है शादी के लिए बात बननी शुरू हो गई, लड़की भी पसंद आ गई, तो अभी लड़की शादी नहीं हुई और शादी पक्की हो चुकी है। तो सर्टन कुछ हर्डल्स रहती हैं, काफ़ी कुछ है,
ससुराल कैसा मिलेगा, ससुर कैसे होंगे, सास कैसी होगी, ये गुणों से, ये राशियों से नहीं पता लगेगा। ये इंटायर नेटल चार्ट चेक करके फिर जाके आपको पता लगेगा कि आपको ससुराल कैसे मिलने वाला है। अब तो लोग पूछते हैं, सर बताइए कि कैसा ससुराल मिलने वाला है, सास कैसी होगी, ससुर कैसा होगा। वहाँ पे वो कंडीशन प्लैनेट्स की कंडीशन क्या हो रही है, वो क्या फुलफिल कर रहे हैं कंडीशन, उसके बिहाफ पे एस्ट्रोलॉजिकली एडवाइस दी जाती है कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा ना कीजिए। बात अभी गुड लक रिपोर्ट की बची है, लेकिन इससे पहले ये बता दें कि ये जो बताया गया आज ये मैच मेकिंग के बारे में, ये बहुत डिटेल्ड है। कुछ चीज़ें आपको भी समझाई गई, बताई गई कि कैसे आप कुंडलियों को, जैसे कहते हैं ना, एक की जगह दूसरी चीज़ को डाल के आप चीज़ें जो है वो सही देख सकते हैं। नहीं तो कोई एस्ट्रोलॉजर ये गुण जो है वो कहीं आगे नहीं देते हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ें ऐसी समझाई गई जिनको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है वो खुद से बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन सवाल मैच मेकिंग का है, और उसके लिए एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा ऐसा इंसान जो राह दिखाए, क्योंकि जब सवाल ज़िंदगी का हो तो फिर छोटी मोटी गलती भी आगे जाके बड़ी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इससे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिल नहीं सकती थी। अब बारी गुड लक रिपोर्ट की है। ये गोपाल दास शर्मा है, मंडी हिमाचल प्रदेश से। बेटे का नाम नहीं ले रहे हैं, बताना नहीं चाहते हैं। कहते हैं कि बेटा जो है वो गलत संगत में पड़ गया है, और इतनी गलत संगत में पड़ गया है, बोल रहे हैं कि डर लगता है कि आने वाले वक्त में कहीं कुछ बहुत बुरी खबर ना आए। देखिए, जो भी इनकी, एक बार मैं चाहूँगा कि स्क्रीन पे कुंडली दिखा दी जाए, क्योंकि इसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं राहु शनि का कोई ना कोई जो इशू ज़रूर होगा। अगर इनकी कुंडली स्क्रीन पे अगर देखें आप, मैं ये टॉपिक ज़्यादा एलेबोरेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये दिखाऊंगा, बताना चाहता हूँ कि ये क्यों होता है। इसके ऊपर पूरा टॉपिक करेंगे, ये जो बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं। इस कुंडली में आप देखिएगा राहु नीच का है, ध्यान दीजिए, राहु 8th हाउस में पड़ा हुआ है स्कॉर्पियो राशि में। इतना ही काफ़ी है इसके लिए, बाकी इलाज जो इसका रहेगा वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन ये अकेला राहु बहुत कुछ करवाएगा अभी। तो इसका मैं इलाज जो भी होगा, जो भी आपके लिए सही उपाय होगा, ईजी उपाय होगा, वो बताऊंगा, वो कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। खाली राहु का स्कॉर्पियो में होना और 12वें घर में होना, जो एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं वो समझ गए होंगे कि ये किस लेवल का ख़राब राहु है। सो जब रिपोर्ट बन के आएगी तो मैं इसमें आपको जरूर इसका जो है इलाज लिख के बेचूँ। तो आज के हमारे लकी व्यूअर है गोपाल दास शर्मा। आपकी गुड लक रिपोर्ट जो है आप तक बहुत जल्दी मिल जाएगी। और अब बारी है जाते जाते टिप ऑफ द डे की। टिप ऑफ द डे आज उनके लिए जिनके क्योंकि एग्ज़ाम्स के दिन आ गए बच्चों के लिए, बच्चों के जिनके एग्ज़ाम्स हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। जिसके पेपर हैं, अब करना आपने क्या है, जिस दिन पेपर होगा, आजकल ऑनलाइन चल रहे हैं, ऑफलाइन भी जाना है तो भी कर सकते हैं, वो घर से करके जाएं। अगर ऑनलाइन है तो एग्ज़ाम से पहले करें। करना क्या है, गोल्ड की निब लीजिए। गोल्ड की निब क्या हो सकती है, कान का आपके जो झुमका हो सकता है, उसकी बैक साइड जो होती है शार्प एज वाली, वो ले लीजिए। और शहद ले लीजिए। शहद से, जिस हाथ से बच्चा लिखता है, रिटर्न जो जिस हाथ से वो राइटिंग करता है, बच्चा लिखता है जिससे, उस हाथ पे आप स्क्रीन पे एम लिखा है, ये आपने स्क्रीन पे, मैं दिखा रहा हूँ आपको ईजी हो जाएगा। ये आप उस निब के साथ और शहद के साथ बच्चे के उस हथेली पे बना के चटवाना है। सुबह सुबह करें इसको, आप अर्ली मॉर्निंग कर लें इसको, खाली पेट करना है। और इसको ये एम बना के बच्चे के उस हाथ पे जिससे बच्चा लिखता है, राइट करके, कंफ्यूज मत होइएगा, सोने की एज वाली निब होनी चाहिए। कोई आप झुमका यूज़ कर सकते हैं, गोल्ड के आइटम यूज़ करते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उससे ये आपने एम बनाना है और बना के बच्चे को चटवा देना है शहद के साथ। ये डेली कीजिए, जब जब एग्ज़ाम है तब तब कीजिएगा। बच्चा आपका परफॉर्मेंस उसकी अबव आएगी, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद उससे भी ज़्यादा अच्छी आएगी। तो बड़ी कमाल की और नई सी टिप जो है वो आज मिली है, तो ये मैं जाके ज़रूर करने वाली हूँ। बाकी आप अपना ध्यान रखिए, और ऐसे ही डिटेल्ड और जिसे कहते हैं ना सफल एपिसोड्स जो होते हैं, सफल इसलिए क्योंकि ये आपके घरों में रोशनी दे रहे हैं। ज्ञान की रोशनी तो है, लेकिन ये प्रैक्टिकल तौर पे भी आपके घरों को रोशन कर रहे हैं, ये आप जानते हैं, तभी आप जुड़े हुए हैं एस्ट्रोपीडी के साथ। ध्यान रखिए, धन्यवाद।